महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था, जीवन में डरने के लिए कुछ भी नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और आज हम दो देशों, भारत और यूके, इनके बीच इसी समझ को गहरा करने वाले एक हालिया घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी हाल ही में 8 और 9 अक्टूबर को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए थे। हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई वाली यूके यात्रा का एक तरह से फॉलो अप था, है ना? सही कहा। और इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक काफी अहम पड़ाव की तरह देखा जा रहा है। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है वो इसी यात्रा के विश्लेषण पर है। हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF के एक लेख को आधार बनाकर ये समझेंगे कि इस दौरे के असल मायने क्या हैं। हाँ, क्या बड़े समझौते हुए और भारत यूके जो रणनीतिक साझेदारी है उस पर इसका असर क्या पड़ेगा। और ये विषय समसामयिक मामलों और खासकर जो लोग UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इस यात्रा के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, व्यापार और निवेश, हाँ, रक्षा और सुरक्षा, ठीक है, टेक्नोलॉजी और शिक्षा, और फिर आखिर में जो चुनौतियां हैं उनको थोड़ा करीब से देखें। ORF का विश्लेषण इन चारों पर ही फोकस करता है। तो चलिए फिर इस अहम दौरे और इसके नतीजों की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ और आर्थिक एजेंडा क्या था। स्टारमर, जैसा आपने कहा, PM मोदी की यात्रा के कुछ ही महीनों बाद आए। हाँ, और उन्होंने मुंबई को चुना, भारत की आर्थिक राजधानी। ये अपने आप में कुछ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई का चुनाव ही दिखाता है कि व्यापार और निवेश पर कितना फोकस था। और वो अकेले नहीं आए थे। अच्छा, उनके साथ 125 CEO, शिक्षा जगत के लोग, सांस्कृतिक नेता, मतलब एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल था। 125 लोग। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ। और इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि 2018 में जब थेरेसा मे चीन गई थी, उसके बाद से यूके का ये सबसे बड़ा ऑफिशियल ट्रेड डेलीगेशन था। ओ, तो 2018 के बाद सबसे बड़ा, ये तो वाकई बड़ी बात है, खासकर उस समय जब अमेरिका से थोड़ी अलग तरह की बयानबाजी आ रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके। बिल्कुल। तो ये विशाल डेलीगेशन क्या दिखाता है? क्या ब्रिटेन भारत को एक बहुत बड़े अवसर की तरह देख रहा है? निश्चित रूप से ये साफ दिखाता है कि ब्रिटेन के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक और निवेश भागीदार है। और इस यात्रा का समय भी बहुत खास है। वो कैसे? ये ठीक यूके भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते, जिसे सीटा कहते हैं, हाँ, सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, पर बातचीत पूरी होने के ठीक बात हुई। और ये सिर्फ आप कहिए सामान पर टैक्स कम करने वाला समझौता नहीं है। अच्छा, इसमें और क्या है? इसमें सेवाएं हैं, निवेश है, बौद्धिक संपदा है, मतलब कई सारे क्षेत्र शामिल हैं। इस सीटा का लक्ष्य क्या बताया जा रहा है? मैंने सुना था व्यापार दोगुना करने की बात है। हाँ, लक्ष्य तो यही है कि जो मौजूदा करीब 42 बिलियन का व्यापार है उसे दोगुना किया जाए। 42 बिलियन से दुगना। हाँ, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये दिखाता है कि ब्रेक्जिट के बाद यूके कैसे अपनी वैश्विक आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत करने के लिए भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार पर निर्भर कर रहा है। उन्हें नए साझेदारों की जरूरत है। बिल्कुल, भरोसेमंद साझेदारों की। तो क्या इस समझौते का कुछ असर दिखना भी शुरू हो गया है या अभी ये सब बातें ही हैं? दिलचस्प बात यह है, ब्रिटिश सरकार के अनुसार समझौते के लागू होने से पहले ही सिर्फ इसकी उम्मीद ने यूके में करीब 1 बिलियन पाउंड का नया निवेश आकर्षित किया है। अरे वाह! और लगभग 7,000 नौकरियां भी पैदा हुई हैं, ऐसा उनका दावा है। अच्छा। बेशक समझौते को पूरी तरह से लागू होने में, रैटिफिकेशन में वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती संकेत तो पॉजिटिव हैं। टैरिफ कम होंगे, बाजार तक पहुंच आसान होगी, दोनों तरफ मौके खुलेंगे। ये 1 बिलियन का निवेश और 7,000 नौकरियां सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये ब्रिटेन की जो बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऊर्जा संकट है, बजट घाटा बहुत ज्यादा है। हाँ, करीब 30-40 बिलियन का घाटा। हाँ, तो क्या ये निवेश उसका हल निकालने के लिए काफी है? देखिए, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। ये निवेश और नौकरियां महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्रिटेन की जो व्यापक आर्थिक समस्याएं हैं उनका ये अकेला समाधान तो नहीं हो सकता। हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन ये उस दिशा में एक कदम जरूर है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये आर्थिक साझेदारी ब्रिटेन की अपनी जो घरेलू मजबूरियां हैं उनसे जुड़ती है। मतलब ये कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है, महंगाई है, ऊर्जा की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, बजट घाटा है। ऐसे में भारत जैसे बड़े और विकासशील बाजार के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते बनाना, हाँ, उनके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, निवेश खींचने और रोजगार पैदा करने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ विदेश नीति नहीं, आर्थिक जरूरत भी है। समझ गई। तो आर्थिक एजेंडा तो काफी मजबूत था। चलिए अब जरा रक्षा और सुरक्षा सहयोग की तरफ बढ़ते हैं। ORF का लेख कहता है
कि ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से थोड़ा पीछे रहा है। ऐसा क्यों था? हाँ, ये सच है। पिछले दशक को देखें तो भारत ने अपनी कुल रक्षा खरीद का सिर्फ 3% यूके से किया था। सिर्फ 3%? हाँ, इसकी कई वजहें थी। भारत की रूस पर जो पारंपरिक निर्भरता रही है, हाँ वो तो है ही। यूके की अपनी प्राथमिकताएं थी, हाँ। और शायद दोनों तरफ से उस तरह का फोकस नहीं था पहले। लेकिन अब लगता है हवा बदल रही है। अच्छा। हाँ, जो यूके इंडिया विजन 2035 दस्तावेज है, उसमें रक्षा सहयोग को एक प्रमुख स्तंभ बताया गया है। तो इस बदलाव के पीछे क्या कारण दिखते हैं? भारत क्यों अब यूके की तरफ देख रहा है और यूके क्यों भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है? इसके 2 मुख्य पहलू हैं मेरे ख्याल से। पहला, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है। बिल्कुल, मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में। बिल्कुल। और साथ ही भारत अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी तेजी से कर रहा है। दूसरा, ब्रिटेन भी ब्रेक्जिट के बाद अपने रक्षा उद्योग और निर्यात को नए बाजारों में बढ़ाना चाहता है, और भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा संभावित बाजार है। तो क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया इस विजिट में? हाँ, एक अहम समझौता हुआ है। यूके भारत को हल्के वजन की मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। हल्के वजन की मिसाइल? हाँ, ये सौदा करीब 350 मिलियन पाउंड्स का बताया जा रहा है। 350 मिलियन पाउंड्स। भारत के विशाल रक्षा बजट के हिसाब से ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? देखिए, 350 मिलियन का सौदा भारत की कुल रक्षा खरीद के मुकाबले शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन ये दिशा दिखाता है। अच्छा। भारत भी उनसे खरीदने को तैयार है। इसके अलावा एक और बात हुई। क्या? स्टामर की यात्रा के समय ही दोनों देशों की नौसेनाओं ने पश्चिमी हिंद महासागर में द्विपक्षीय कॉन्कर्ड नौसैनिक अभ्यास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्कर्ड अभ्यास, ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसका क्या संकेत है? ये दिखाता है कि भले ही यूरोप में यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन का जाहिर है बहुत ध्यान है, हाँ है ही, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक, उसकी ओर उनका जो रणनीतिक झुकाव है, जो पिछली टोरी सरकार ने शुरू किया था, वो कायम है। वो उस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ अभ्यास तक सीमित नहीं है? नहीं, इसी के तहत इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, IPOI जिसे कहते हैं, हाँ IPOI, उसके फ्रेमवर्क में एक नया भारत यूके रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर की भी योजना है। अच्छा, समुद्री सुरक्षा केंद्र? हाँ, इसका मकसद समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाना है। और एक और समझौता हुआ है भारतीय युद्धपोतों को समुद्री इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस करने पर। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? देखिए, ये भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से जहाज ज्यादा चुपचाप और ज्यादा कुशलता से चल पाते हैं। मतलब उनकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ती है? बिल्कुल, उनकी ऑपरेशनल रेंज और स्टेल्थ क्षमता बढ़ती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे कदम, मिसाइल सौदा, कोंकण अभ्यास, समुद्री सुरक्षा केंद्र, ये प्रोपल्शन सिस्टम, ये सब हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक रणनीतिक संतुलन बनाने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से काफी अहम है। और आतंकवाद वगैरह पर भी बात हुई होगी? हाँ बिल्कुल, संयुक्त बयान में आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी जोर दिया गया। और अप्रैल में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसकी दोनों नेताओं ने निंदा की। और सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता, उस पर यूके का क्या रोक है? स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया है। आपने कहा कि भारत रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या यूके या पश्चिम के दूसरे देश वाकई उस कमी को पूरा कर सकते हैं? उनकी अपनी सप्लाई चेन की सीमाएं होंगी, भारत की जरूरतें बहुत बड़ी हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। रातों रात रूस को बदलना आसान नहीं है। हाँ, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिन पर भारत दशकों से निर्भर रहा है। यूके और अन्य पश्चिमी देश निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक और उपकरण दे सकते हैं, जैसा कि मिसाइल सौदे से पता चलता है, लेकिन क्या वो उसी पैमाने पर और उन्हीं शर्तों पर में विविधता लाने की कोशिश करेगा, जिसमें यूके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो शायद एकमात्र विकल्प ना हो। ठीक है, तो हमने देखा कि आर्थिक और रक्षा के मोर्चे पर काफी कुछ हुआ, लेकिन आजकल कोई भी बड़ी साझेदारी टेक्नोलॉजी और लोगों के जुड़ाव के बिना अधूरी है। इस विजिट में शिक्षा और तकनीक पर क्या खास रहा? ORF लेख में एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है, जिसके तहत कई नई पहल शुरू की गई हैं। इनका फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर है। जैसे कि? इसमें शामिल हैं
एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में नए विचारों को बढ़ावा देगा। जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एक जॉइंट सेंटर बनाने की योजना है और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड। क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड, ये क्यों अहम है? ये बहुत अहम है क्योंकि आजकल बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर आधुनिक चीज में इन खनिजों की जरूरत होती है और इनकी सप्लाई चेन सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। सही बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणा हुई? मैंने सुना ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत आ रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। 9 ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, हाँ, NEP, उसके प्रावधानों का फायदा उठाते हुए भारत में अपने कैंपस खोलेंगे। NEP विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की इजाजत देती है। इससे फायदा किसको होगा? ब्रिटेन को या भारत को या दोनों को? देखिए, फायदा तो दोनों को होगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इससे सालाना करीब 50 मिलियन पाउंड्स का फायदा होने का अनुमान है। 50 मिलियन? हाँ, अब ये उस रकम से तो काफी कम है जो हजारों भारतीय छात्र हर साल यूके जाकर वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी ये यूके के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अच्छा अवसर है। भारत के लिए इसका महत्व शायद और भी बड़ा है। वो कैसे? भारत में उच्च शिक्षा की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि 2035 तक भारत को यूनिवर्सिटी स्तर पर छात्रों के लिए 7 करोड़ अतिरिक्त सीटों की जरूरत होगी। 7 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, तो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के आने से इस मांग को पूरा करने, गुणवत्ता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा भारत में ही उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुझे ये AI सेंटर और क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड वाली बात थोड़ी और जाननी है। ये असल में काम कैसे करेंगे? क्या इनका कोई ठोस मॉडल सामने आया है अभी? अभी ये शुरुआती घोषणाएं हैं। AI सेंटर शायद रिसर्च पर फोकस करेगा, स्किल डेवलपमेंट पर, AI के एथिक्स जैसे मुद्दों पर। दोनों देशों के विशेषज्ञों को साथ लाएगा। और क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड संभवतः कंपनियों, शोध संस्थानों और सरकारों के बीच एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। सप्लाई चेन में जोखिम कैसे कम हो, नए स्रोत कैसे ढूंढे जाएं, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब पर। तो इनका असर दिखने में अभी समय लगेगा। हाँ, इनका वास्तविक स्वरूप और प्रभाव तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा, लेकिन इरादा साफ है, भविष्य की टेक्नोलॉजी में सहयोग गहरा करना है। और कुछ सांस्कृतिक बात भी हुई? हाँ, एक हल्की फुल्की खबर ये भी है कि जल्द ही 3 बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यूके में होगी, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी चल रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है। ये सब तो काफी सकारात्मक लग रहा है, अर्थव्यवस्था, रक्षा, तकनीक, शिक्षा। लेकिन ORF का लेख कुछ चुनौतियों और मुश्किलों का भी जिक्र करता है। हाँ, करता है। क्या सब कुछ इतना आसान है जितना वो प्राकृतिक साझेदार या नेचुरल पार्टनर्स जैसे शब्दों से लगता है? वीजा का मुद्दा तो अक्सर उठता रहता है, इस पर स्टामर का क्या रुख रहा? बिल्कुल सही कहा आपने। प्राकृतिक साझेदार की बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ कांटेदार मुद्दे भी हैं, और वीजा का मुद्दा इनमें शायद सबसे प्रमुख है। तो क्या हुआ इस बार? स्टामर ने इस यात्रा में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी सरकार भारतीय प्रोफेशनल्स या कामगारों के लिए वीजा नियमों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। ओह, कोई ढील नहीं? बल्कि इन्होंने ये संकेत दिया कि वो यूके में स्थायी रूप से बसने का जो अधिकार होता है, जिसे अनिश्चितकालीन रहने की स्थिति या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR कहते हैं। हाँ, ILR। उसके लिए जरूरी सालों की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ये हजारों भारतीयों को प्रभावित कर सकता है जो वहां काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। एक तरफ हम सुनते हैं कि ब्रिटेन में नर्सों से लेकर IT पेशेवरों तक कई क्षेत्रों में कर्मचारियों की भारी कमी है। बिल्कुल है। और दूसरी तरफ वो वीजा नियमों को और सख्त कर रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? क्या ये ब्रिटेन की घरेलू राजनीति से जुड़ा है? हाँ, ये सीधे तौर पर ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और वहां बढ़ रही जो आप्रवासी विरोधी भावना है, उससे जुड़ा है। आपने शायद सितंबर में टॉमी रॉबिन्सन की रैली के बारे में सुना हो। हाँ, सुना था। वो इसी भावना का एक उदाहरण है। सरकार पर दबाव है कि वो आप्रवासन को कम करे। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विदेशी कर्मचारियों की जरूरत है, और दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव है। बिल्कुल। राजनीतिक दबाव के चलते वो वीजा नियम कड़े कर रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है जिसे साधने में स्टारमर सरकार को दिक्कत आ रही है, ये साफ दिख रहा है। वीजा के अलावा ORF के विश्लेषण के मुताबिक और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं? देखिए, कई पुराने और कुछ नए मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा है भारत के रूस के साथ संबंध। हाँ, ये तो हमेशा रहता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से भारत द्वारा रूस से रियायती दर पर तेल खरीदना पश्चिमी देशों, खासकर यूके जो यूक्रेन का बड़ा समर्थक है,
की नज़र में ज्यादा खटक रहा है, इस पर दबाव बढ़ रहा है। और पुराने मुद्दे जैसे खालिस्तान? हाँ, यूके में खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों की गतिविधियां और कश्मीर का मुद्दा, ये ऐसे भावनात्मक विषय हैं जो समय समय पर दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा करते हैं। व्यापार के मोर्चे पर भी कुछ दिक्कतें बताई गई हैं? हाँ, कुछ तकनीकी बाधाएं हैं, जैसे सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पहुंच का मुद्दा अभी भी है। और रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब ये तय करने के जो जटिल नियम होते हैं कि कोई उत्पाद असल में किस देश में बना है। हाँ, ताकि व्यापार समझौते का गलत फायदा न उठाया जाए। बिल्कुल, उन पर अभी भी काम करने की जरूरत है। और वो निवेश संधि का क्या हुआ? बिट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसकी बात भी काफी समय से चल रही है। और द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत अभी भी अटकी हुई है। ये संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दूसरे देश में निवेश करने वाली कंपनियों के हितों की रक्षा करती है। और अगर कोई विवाद हो तो? हाँ, अगर कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे का एक बेहतर तंत्र प्रदान करती है। इसके न होने से निवेशक थोड़े हिचकिचाते हैं। एक और मुद्दा शायद उभर रहा है, कार्बन टैक्स जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, यूके का प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। CBAM, ये क्या है और भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? CBAM का मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक तरह का कार्बन टैक्स है जो यूके उन देशों से आयात होने वाले सामान पर लगाएगा जहां कार्बन उत्सर्जन कम करने के नियम उतने कड़े नहीं हैं जितने यूके में हैं। तो ये भारत को कैसे प्रभावित करेगा? ये जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के कई निर्यात जैसे स्टील, सीमेंट वगैरह कार्बन गहन माने जाते हैं। हाँ। इस टैक्स से उन पर बुरा असर पड़ सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए यूके के बाजार में टिकना मुश्किल हो सकता है। इस पर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। ORF लेख में अमेरिका के साथ भारत के पिछले तनावपूर्ण व्यापार संबंधों का भी जिक्र है। क्या उसका भी यूके भारत रिश्तों पर कोई असर पड़ रहा है? हाँ, लेख इस ओर इशारा करता है। जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाए थे तो उससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में काफी तनाव आया था। हाँ, वो दौड़ था। ऐसी अनिश्चितता भारत को ये सोचने पर मजबूर करती है कि उसे अपने व्यापार और रणनीतिक हितों के लिए और अधिक भरोसेमंद और स्थिर साझेदारों की जरूरत है। और यहाँ यूके एक विकल्प बन जाता है। बिल्कुल। इस संदर्भ में ब्रेक्जिट के बाद अपनी स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति बना रहा यूके भारत के लिए एक आकर्षक विकल्प के तौर पर उभरता है। ये तनाव शायद भारत को यूके जैसे देशों के साथ संबंध और गहरे करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो मतलब कई गंभीर चुनौतियां भी हैं, वीज़ा, रूस के साथ संबंध, खालिस्तान, व्यापार बाधाएं, ये नया CBAM। आपने पहले कहा था कि दोनों देश मुद्दों को कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग रखकर देख पा रहे हैं। हाँ, कोशिश तो यही है। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या रूस या CBAM जैसे बड़े मुद्दों पर गहरे मतभेदों को बाकी रिश्तों से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? ये $1 मिलियन का सवाल है। जैसा कहते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन कहना आसान है, करना मुश्किल। अभी तक तो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि इन मतभेदों का असर व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर ना पड़े। लेकिन अगर ये मुद्दे ज्यादा बढ़ते हैं, मान लीजिए रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध और सख्त होते हैं या CBAM लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को वाकई भारी नुकसान होता है, तो फिर इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। ये रिश्ते की असली परीक्षा होगी कि क्या वो इन झटकों को झेल पाती है या नहीं। बिल्कुल। तो इन तमाम बातों के बाद भविष्य की तस्वीर क्या उभरती है? हमने देखा कि चारों अहम क्षेत्रों व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा में इस दौरे से कुछ ठोस प्रगति हुई है। हाँ, प्रगति तो हुई है। स्टारमर ने अपनी यात्रा में बार बार दोहराया कि यूके भारत की 2047 तक विकसित भारत बनने की जो यात्रा है उसमें एक प्रमुख भागीदार बनना चाहता है। तो क्या दुनिया की चौथी यानी भारत और छठी यानी यूके सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये मजबूत होता सहयोग आज के इस अस्थिर दौर में स्थिरता का एक नया स्तंभ बन सकता है? क्या निचोड़ निकाले हम इन सब का? देखिए, सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि चुनौतियों के बावजूद ये रिश्ता अब पुरानी बातों और ऐतिहासिक बोझ से काफी हद तक आजाद होकर आगे बढ़ रहा है। मतलब प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हाँ, ज्यादा यथार्थवादी तरीके से। दोनों देश अपने साझा हितों, खासकर आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और मतभेदों को बाकी सहयोग से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इरादे और घोषणाएं काफी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ORF का लेख भी कहता है। अंत में कागज पर कितने भी अच्छे समझौते हो जाएं, कितने भी बड़े वादे कर लिए जाएं, इस भारत यूके साझेदारी की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी
कि लंदन और दिल्ली में बैठी सरकारें इन सहमतियों को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से उतार पाती हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन इज की। एग्जैक्टली। क्या वो वादों को हकीकत में बदल पाएंगी? जैसा कि कहते हैं, सफलता वादों पर नहीं, अमल पर निर्भर करेगी। ये वाकई एक बहुत अहम बिंदु है। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस पूरी चर्चा के आधार पर क्या लगता है, अगले दशक में इस भारत यूके साझेदारी को असल में फलने फूलने के लिए कौन सा एक फैक्टर सबसे ज्यादा निर्णायक होगा? क्या वो बढ़ता हुआ आर्थिक तालमेल होगा, या गहराता हुआ रणनीतिक संरेखन, या फिर यूके की अपनी घरेलू राजनीतिक बाधाओं, खासकर आप्रवासन जैसे मुद्दों पर काबू पाने की क्षमता? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने लायक सवाल है। और श्रोताओं को याद दिला दें कि आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण पर आधारित थी। बिल्कुल। अगर आपको समसामयिक मामलों का ऐसा ही विश्लेषण पसंद है, खासकर अगर आप UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रयास को जरूर सराहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या भविष्य की चर्चाओं के लिए विषय हमें बताएं। हाँ, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि आप तक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का गहन विश्लेषण पहुंचाते रहें।